नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग मंथली करंट अफेयर की सीरीज यहाँ से शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग कि मई मंथ का जो भी टॉप 30 एमसीक्यूज़ हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे। 2 से 3 लेक्चर हम लोग और देखेंगे जिससे कि मई मंथ का जो भी करंट अफेयर होगा वो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। इस तरह से हम लोग सारे मंथ के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया गया था या कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है 31 मई को, 31 मई को। आपने कुछ दिन पहले देखा 22 मई को हम लोग देखते हैं कि विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में हम लोग 22 या 22 मई को मनाते हैं और 22 अप्रैल को मोस्ट इम्पोर्टेंट है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 मई हम लोग विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाते हैं जिसकी जो थीम थी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें इस बार की जो थीम रखी गई है वो है युवाओं की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग यूथ। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थीम जो है एक बार फिर रिपीट कर दूं कि युवाओं की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग यूथ, इस बार की थीम रही है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए कितना फंड स्वीकृत किया है। तो मैं आपको बता दूं कि 445 करोड़ भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए फंड स्वीकृत किया है। छत्तीसगढ़ राज्य को 2023 से 24 तक सभी घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 445 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए स्वीकृत किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, जिसका उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य 2023 से 24 तक सभी घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए करेगा। अगर हम लोग जल जीवन मिशन की बात करें तो इसका उद्देश्य 2024 तक सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का जल उपलब्ध कराना है, जिसको हम पेयजल कहते हैं। होता है क्या, हमारा जो सप्लाई का जो पानी आता है वो पीने योग्य नहीं होता, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत कहा गया है कि इसमें जो पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जो जल उपलब्ध कराया जाएगा वो हम लोग पीने योग्य होगा। तो ये 2024 तक इसका टारगेट रखा गया है कि 2024 तक हम इस मिशन को कंप्लीट करेंगे, जिसके तहत छत्तीसगढ़ को ये फंड एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। तो मैं आपको बता दूं कि वह छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वे ऐसे राजनेता थे जो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी अर्थात IAS अधिकारी से राजनेता बने थे। वे 1986 से 1998 के बीच 2 बार राज्यसभा सांसद रहे और 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2000 से 2003 के दौरान वह छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2004 से 8 के दौरान वे लोकसभा सदस्य भी रहे। तो आपको इतनी चीज़ यहाँ से याद रखनी है। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को ही थी। 1 नवंबर 2000 को ही थी मध्य प्रदेश राज्य से, जिसकी राजधानी रायपुर है। अगर हम प्रेजेंट टाइम के गवर्नर की बात करें तो अनुसुईया उइके हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 91 है। इसकी जो विधानसभा सीटें हैं वो 91 हैं। लोकसभा सीटें 11 है, जबकि राज्यसभा सीटें 5 हैं। तो इस तरह से आपको छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के तहत निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह किस मंत्रालय की योजना है। तो मैं आपको बता दूं कि यह श्रम मंत्रालय की योजना है। श्रम मंत्रालय ने TCS कंपनी के साथ इस तरह का समझौता किया है, जो
युवाओं को कैरियर में जो गाइडेंस होगा प्रदान करेगी और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा जो पूर्णतः निःशुल्क होगा और ऑनलाइन भी रहेगा। तो आपको इसका याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ देखते हैं कि सेना कमांडरों का हाल ही में न्यू दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि जो ये सम्मेलन हुआ है वह न्यू दिल्ली में हुआ है जिसकी अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई है। अगर हम लोग भारतीय सेना की बात करें तो यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है जिसमें पहला यूएसए आता है, जबकि दूसरा है रूस, तीसरा चाइना आता है, फोर्थ नंबर पर हमारी भारतीय सेना आती है। और अगर भारतीय सेना की कमान की बात करें तो इसको 7 कमानों में बांटा गया है। तो इस तरह से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखें कि रोजगार सेतु, ये सेतु नहीं है, यह है सेतु। रोजगार सेतु योजना किस सरकार ने लॉन्च की है या किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए इसे लॉन्च किया है। यह योजना उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगी जो अपने घर लौट आए हैं और जो कुशल श्रमिक हैं उनको इसके द्वारा रोजगार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि INS कलिंग 2 बार हो गया। INS कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क आधारशिला रखी गई है। यह किस ऊर्जा पर कार्य करेगी? तो यह सौर ऊर्जा पर कार्य करेगी। यह एक एंटी मिसाइल है जो पानी के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। अगर INS की बात करें तो ये INS नौसेना की पूर्वी कमान है जो विशाखापट्टनम में स्थित है। इस तरह से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर G7 की साझेदारी में शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में अमेरिका G7 की साझेदारी में शामिल हुआ है। अगर आपको बताएं कि जो G7 है वह बहुत विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें 7 देश शामिल हैं जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी का समूह है। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड के द्वारा ऐसा कहा गया है कि G7 विश्व की सबसे एडवांस अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर G7 की साझेदारी में अमेरिका शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसने इंस्टेंट आधार बेस्ड eKYC लॉन्च की है? तो वित्त मंत्री सीतारमण ने इंस्टेंट आधार बेस्ड eKYC लॉन्च की है। इसको केंद्रीय बजट 2020-21 में पेश किया गया था और ये जो सुविधा है वह पेन धारकों को दिया जाएगा। जिसके पास पेन नंबर है उसको इस सुविधा का लाभ मिलेगा। बिहार के एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि पेन जो है उसका विस्तारित रूप क्या है। जो पेन है PAN, इसका विस्तारित रूप क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि जो पेन इसका विस्तारित रूप है कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसमें 10 अंकों का अल्फ़ा न्यूमेरिक संख्या होती है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ तक आप इस क्वेश्चन से यहाँ तक आपको याद रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्बल रोड प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस परियोजना के तहत राज्य सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार सड़क के दोनों ओर औषधीय मूल्यों, याद रखना है आपको, औषधीय मूल्यों वाले पौधों का रोपण किया जाएगा जिसमें नीम हो सकता है, पीपल हो सकता है, सहजन आदि पेड़ शामिल हो सकते हैं। यह परियोजना अभी 18 जिलों में शुरू की गई है। इससे पहले यह योजना दिल्ली यमुनोत्री स्टेट हाईवे नंबर
1957 में पहले ही इसको लागू किया जा चुका है, जिसमें 34 किस्म के औषधि पेड़ लगाए जा चुके हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार सड़क के दोनों ओर औषधीय पेड़ लगाने जा रही है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो जो इसकी स्थापना हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर यूपी के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उनकी संख्या 75 है। अगर गवर्नर प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम के गवर्नर, तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री अपने योगी आदित्यनाथ हैं। ये आपको याद रखना है। एक फैक्ट और है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान चौथा है, जिसमें फर्स्ट स्थान पर आपका राजस्थान आता है, सेकंड मध्य प्रदेश आता है, जबकि थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र आता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस है, इसको हम 29 मई को मनाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो थीम इस बार की रखी गई है वह थीम है कि पीस कीपिंग में महिलाएं शांति की कुंजी। पीस कीपिंग में महिलाएं शांति की कुंजी। तो महिलाओं का जिक्र हुआ है, इस वजह से इस डेट को आपको याद रखना है। हम लोगों ने देखा था कि 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है और 29 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मना रहे हैं और 22 मई को हम लोगों ने जैव विविधता दिवस मनाया था। ये आपको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में 22वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक का आयोजन किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में। ये आपको याद रखना है कि ये 22वीं बैठक है जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री सीतारमण ने की है और ये 28 मई को बैठक हुई थी। अगर वित्तीय स्थिरता की बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा गठित एक सर्वोच्च निकाय है जो 2008 में रघुराम राजन समिति द्वारा इस पर विचार किया गया था और इसकी स्थापना 2010 में तात्कालिक वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा की गई थी। अगर इसकी कार्य की बात करें, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के कार्य की बात करें तो ये भारत में वित्तीय स्थिरता, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता जैसे मुद्दों पर अपनी राय देती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नामक पहल किस सरकार ने शुरू की है? तो ये जो शुरू की है इसको कर्नाटक द्वारा शुरू किया गया है। राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नामक पहल को कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य होगा कि अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखना। राज्य के सभी 6.5 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि कोविड-19 के तहत कितना इससे प्रभावित हुआ है। और ये जो कार्य होगा ये आशा टीम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजस्व और शिक्षा विभागों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसे अभी पायलट आधार पर चिक्काबल्लापुर जिले में लागू किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की जो प्रेजेंट टाइम के जो मुख्यमंत्री हैं वो BS येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। देखिए, विधानमंडल 2 तरीके का होता है। यहाँ कुछ आपको एडिशनल चीज़ बता दूँ कि विधानमंडल में 2 चीज़ें होती हैं, विधान सभा और विधान परिषद। तो भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ विधान परिषद पाई जाती है, जिसमें कर्नाटक एक है, जिसमें विधानसभा की जो सीटें हैं वो 224 हैं, जबकि विधान परिषद की 75 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 13 सीटें हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर भारत में जो 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है और उसकी बात करें तो उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र,
तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के पद पर किसे चुना गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम चाहेंगे कि आप इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि आप भी कोई चीज़ लिखेंगे तो लिखने से आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ ने कोविड-19 रिकवरी फंड के तहत कितना फंड एलोकेट किया है। तो उसके लिए 750 बिलियन यूरो को फंड को एलोकेट किया गया है, जिसमें जो कोविड-19 के तहत जो भी चीज़ें, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हों, चाहे वो अवेयरनेस को लेके हों, जिसके लिए इस राशि को खर्च किया जाएगा। अगर हम लोग यूरोपीय संघ की बात करें, यूरोपीय नेशन की बात करें, तो इसमें 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसकी एक साझी मुद्रा यूरो है, जिसकी स्थापना 1957 में रोम संधि द्वारा की गई थी। तो ये आपको यहाँ तक याद रखना है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NCPI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बोट, ये जो गलत लिखा हुआ है ये है चैट बोट, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में सुधार करेंगे। तो क्वेश्चन है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NCPI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बोट लॉन्च किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है। तो इसका जो नाम दिया गया है वो है पाई। आपको पता है कि जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यह भारत में खुदरा व्यापार उसको रेगुलेट करती है, और इसको NCPI को RBI रेगुलेट करता है। तो आपको ये याद रखना है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2008 में एक NGO के तहत हुई थी। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में 177 बिलियन डॉलर का समझौता किस उद्देश्य से किया है। तो आपको बता दें कि भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में 177 बिलियन डॉलर का जो समझौता किया है वह राजमार्ग को अपग्रेड करने के लिए किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम इस एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी जो स्थापना थी वह 1966 में 1966 में की गई थी, जबकि इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और इसके सदस्य की बात करें तो 68 हैं, 68 इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखेंगे कि विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो विश्व भूख दिवस है ये 28 मई को मनाया जाता है, और बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हंगर इंडेक्स की एक पहल है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2019 की बात करें तो भारत का स्थान 102वां रहा था। अगर टोटल कंट्री की बात करें तो इसमें 117 कंट्री थे, जिसमें भारत की रैंक 102 भी रही थी, जो कि बहुत बुरी स्थिति को दर्शाता है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि पाकिस्तान की इस इंडेक्स में 49वीं रैंक थी। तो आपको ये याद रखना है। आपको पता है कि 31 मई को हम लोगों ने विश्व तम्बाकू दिवस मनाया था, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया था, जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया एथलीट्स के खाते में कितनी धनराशि जमा कराई है। तो ये जो धनराशि है वो 30,000 की धनराशि प्रत्येक खेलो इंडिया एथलीट्स के खाते में जमा कराई गई है। तो ये आपको याद रखना है, जिससे एथलीट्स उचित आहार ले सकें और उनको
किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो फंड को लेके, तो इसलिए ये फंड एलोकेट किया गया है। अगर खेलो इंडिया की बात करें तो खेलो इंडिया को भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसका जो क्रियान्वयन है बहुत इम्पोर्टेंट है। खेल व युवा मामले के मंत्रालय द्वारा इसको क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी के तहत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो फरवरी की है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का पहली बार भारत में आयोजन किया गया, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था 21 फरवरी से 1 मार्च तक, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर थी और सावित्रीबाई फुले पुणे की दूसरे स्थान पर थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना के तहत किस सुरंग का उद्घाटन किया गया। तो ये जो चम्मा सुरंग है उसका अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया। चार धाम परियोजना है, इसकी शुरुआत 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। 4 धाम मार्ग की बात करें तो ये उत्तराखंड में 4 पवित्र स्थानों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री को जोड़ने वाला मार्ग होगा। अगर चम्मा घाटी की बात करें तो ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दिग्गज खिलाड़ी बलवीर सिंह दोसांझ का अभी हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? वह हॉकी से संबंधित थे और बहुत ही फेमस प्लेयर रहे थे। इन्होंने ये 1948 के लंदन ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा रहे थे, जिनको 1956 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मिजोरम सरकार ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया है, जिसमें अगर मिजोरम राज्य की बात करें तो आइजोल इसकी राजधानी है, जबकि राज्यपाल प्रेजेंट टाइम के PS श्रीधरन पिल्लई है, जबकि मुख्यमंत्री जोरामथांगा है। और अगर विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो इसमें 40 विधानसभा सदस्य हैं। लोकसभा राज्यसभा के एक सदस्य हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किस भारतीय सेना को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र संघ जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुमन गवानी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये पहली भारतीय हैं जिनको यह सम्मान के लिए चुना गया है, इस वजह से इसको यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग कि हाल ही में मुजतबा हुसैन का निधन हो गया। वह किसके लिए प्रख्यात थे? वह लेखक थे, साहित्यकार थे। तो मैं आपको बता दूं कि वो लेखक भी थे और साहित्यकार भी थे। पिछले साल वे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पद्मश्री लौटाने की बात कही थी, इस वजह से वो चर्चा में रहे, जो उन्हें 2007 में मिला था। तो इस वजह से ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस खेती को कृषि गतिविधि घोषित करके वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये लाख की खेती के लिए वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इम्पोर्टेंट है कि किस सरकार ने लाख की खेती को कृषि की गतिविधि में बदला है। तो ये आपको छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में बताना है। आपको पता है, हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी रायपुर है, जबकि मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम के भूपेश बघेल हैं। विधानसभा सीटें 91 हैं, जबकि लोकसभा 11 और राज्यसभा 5 सीटें हैं। तो ये आपको याद रखना है। किस सरकार ने कोविड-19 के रोगियों की
बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य के सभी अस्पतालों को अपने निजी अधिकारों में ले लिया है। तो ऐसा करने वाला महाराष्ट्र राज्य है जो राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के सार्वजनिक स्थलों पर, ये आपको यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। किस राज्य ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य पहला राज्य बना है जो इस तरह का जुर्माना अब लगाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा राज्य की बात करें, तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं, जबकि विधानसभा सीटें इसकी 90 हैं। ये आपको याद रखना है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो आपको बता दें कि वियतनाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके जो पहले महानिदेशक थे वह एंशिएंट हिस्ट्री में पूछा जाता है कि पहले निदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक रहे हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो सी बाबू राजीव वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं। और लास्ट बात करते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद रजा ने लद्दाख के किस जिले में पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है जिसकी क्षमता 5 किलोवाट होगी? ये जो है वह कारगिल जिले में किया गया है। आपको याद रखना है कि लद्दाख में 2 ही ज़िले हैं, कारगिल ज़िला और लेह ज़िला। तो ये जो शुरुआत की गई है वह कारगिल ज़िले में की गई है। आपको पता है कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को आया, जिसके पहले जो उपराज्यपाल थे वो राधा कृष्ण माथुर हैं, जिसकी राजधानी लेह है। अगर इस एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो राष्ट्रीय पार्क है एक यहाँ पर, जिसका नाम है हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है। तो आपको ये याद रखना है कि हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। तो इसी तरह से हम लोग और वीडियो भी लाते रहेंगे और पर डे जो डेली करंट अफेयर है वो भी सीरीज चलती रहेगी। हम लोग थर्सडे और संडे को टेस्ट देखेंगे। थर्सडे को हम लोग पॉलिटी का टेस्ट देखेंगे और संडे को हम लोग करंट अफेयर का टेस्ट देखेंगे, जिसमें मई का भी कुछ करंट होगा और डेली करंट अफेयर भी आपसे पूछा जाएगा। सो थैंक यू सो मच।